आज मैं पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं सूबा बलूचिस्तान के डिवीजन हेडक्वार्टर लोरालाई में। पहले अंग्रेज के जमाने में कहते थे कोयटा इज फादर ऑफ फ्रूट, लोरालाई इज मदर ऑफ फ्रूट। इस पत्थर का नाम है ट्रेवर्टाइन। ये पहले इटली से आता था, तुर्की, ईरान। अब ये लोरालाई बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुआ है। पहाड़ों में अगर आप ये 2 सड़कों से लेकर मेख्तर तक ये सारे मार्बल से भरे हुए हैं। मार्बल है, इसमें फ्लोराइड है। लोरालाई को 1903 में ब्रिटिश दौर में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और अब ये डिवीजन हेडक्वार्टर है सूबा बलूचिस्तान का। लोरालाई खुद डिस्ट्रिक्ट है, बारखान है, मूसा खेल है और उसके साथ साथ दुखी डिस्ट्रिक्ट भी इसी का हिस्सा है। इंतहाई तारीखी अहमियत है। यहाँ पर 1880 में ब्रिटिश ने छावनी कायम की, जहाँ पर अभी FC नॉर्थ भी मौजूद है उस जगह पर, जो सिक्योरिटी मामलात को देख रही है। इसके अलावा यहाँ पर काकड़ पठान जो पश्तून है उसकी अक्सरियत है इस लोरालाई में। तो चलते हैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई की इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए पहाड़ों का सफर की टीम यहाँ के सबसे बड़े और कदीम तरीन इलाके लोरालाई पहुंची। लोरालाई को 1903 में जिला का दर्जा दिया गया। बलूचिस्तान के ऐन वस्त में वाक़े लोरालाई आज सूबे का अहम डिवीजन है, जिसके 4 अजला लोरालाई, दकी, मूसा खेल और बारखान है। लोरालाई का इलाका 15वीं सदी तक मुगलों, 17वीं सदी तक ईरान के सफ़ियों, जबकि 18वीं सदी तक दुरानियों के ज़ेरे तसल्लुत रहा। तहरीक पाकिस्तान में भी जो बलूचिस्तान है, मुख्तलिफ ट्राइब के जो उस वक्त के बड़े सरदार थे उनका रोल रहा है और कायद-ए-आज़म के शाना बशाना भी वो चले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार गुल महमूद खान जोगज़ई साहब। उन्हीं से ही बात करेंगे। ये साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं और इनके आबाओ अजदाद भी तहरीक पाकिस्तान के अहम कारकुन रहे हैं। तो सरदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कायद-ए-आज़म के साथ आपके वालिद साहब के क्या रिलेशन था, मतलब किस तरीके से साथ दिया कि हमें पाकिस्तान में? वालिद साहब जो थे ना, हमारे जो खानदान था वो शुरू से दादा परदादा से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और हम लोगों का जो था ना उसके अंग्रेजों को, बल्कि उस वक्त दादा जो था परदादा हमारा ये जो सारा पठान एक एरिया था, पश्चिम तक उसका ये बादशाह था और अंग्रेजों से पहले। और अंग्रेज जब आए तो उन्होंने फिर ये जो था फतह किया, तो हमारे दादा के किले विले मुस्मार कर दिए और वो कर दिए। फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई यहाँ। फिर जब कायद-ए-आज़म ने लब्बैक कहा मुस्लिम लीग का, तो वालिद साहब 1940 में उसने ऐलान किया। तो लोरालाई उस वक्त जो अभी सब डिवीजन कमिश्नर, आपके वालिद साहब का नाम क्या था पूरा? सरदार बाज मोहम्मद खान जोगज़ई। तो वो उसने जो था ना इस पर लब्बैक कहा और उस पहला सदर लोरालाई का मुस्लिम लीग का वो था। और वो लोरालाई का सदर जो था उस वक्त, लोरालाई ये 5 जिले एक जिला था। जी जी बिल्कुल। 1903 में एक जिला अंग्रेज के दौर में बना हुआ था। नहीं, ऐसे एक जिला बारखान, दुकी, मूसा खेल और लोरालाई ये एक ही जिला था। तो इसमें कौन कौन से ट्राइब आबाद हैं? सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है? पहले काकड़ ट्राइब है। काकड़ ट्राइब की फिर शाखें हैं, हमजाज़ई है, मरमखेल है, किब्ज़ई था और अपने
जलाल जी थे, ये बहुत से अपने काकड़ ट्राइब की सारी सर। अच्छा, यानी पश्तून ट्राइब है। थोड़ी बहुत जो थी ना, इसमें कुछ लोग जो थे नासर लोग थे, जी। और कुछ लोग यहाँ पंजाबी भी थे, अच्छा यहाँ पंजाबी भी थे, हिंदू भी थे, अच्छा। हिंदू और सिख भी थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई है लोरालाई में? पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना, फिर लोराई में तो आपको बताऊं, शहर तो हर जगह बढ़ गया, आबादी बढ़ गई है, शहर बढ़ गए हैं, और लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी। गाँव से भी लोग आ रहे हैं, फिर दूसरा आ रहे हैं। और इसके बाद जो 62 में कई ट्राइब जो अफगान के थे, उनको इंडिजिनस ट्राइब डिक्लेयर करके तो वो लोग भी आ गए, वो भी बहुत आबाद हो गए। हाँ। अच्छा, वो नासर, खरोट, सलमान खेल, ये पहले इंडिजिनस नहीं थे ना इधर। अच्छा, ये भी आबाद हुए, ये सारे अखवान ट्राइब है। आ गई। हाँ। अच्छा, लोरालाई की पहचान किस वजह से है, किस वजह से ये मशहूर है लोरालाई? लोराई ये आबाद इलाका था, इसमें फ्रूट बड़ा था। पहले अंग्रेज के जमाने में कहते थे कोयटा इज फादर ऑफ फ्रूट, लोराई इज मदर ऑफ फ्रूट। लोरालाई को कुदरत ने अनवाओ अकसाम की नेमतों से माला माल कर रखा है। यहाँ का मौसम सर्दियों में सख्त सर्द, जबकि गर्मियों में बहुत सुहाना रहता है। लोरालाई शहर के इर्द गिर्द खुबानी, बादाम, जैतून और सेब के बकसरत बागात पाए जाते हैं। गुज़श्ता 15 बरस से लोरालाई के मकामी किसान जैतून की बड़े पैमाने पर काश्त कर रहे हैं, जिससे ऑयल सीड कशीद करके सालाना लाखों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। लोरालाई का ड्राई फ्रूट अपनी लज्जत की वजह से बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। सरकी जंगल लोरालाई में इस वक्त में मौजूद हूँ, मेन कोयटा रोड के ऊपर, और यहाँ पर ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा बाग मौजूद है, क्योंकि कोयटे का बादाम भी बहुत मशहूर है और बादाम के बाग भी यहाँ पर हैं। तो हमारे साथ एक जिम्मेदार है, उनसे ही बात करेंगे। अब्दुल जब्बार, बताइएगा कि कितने एकड़ के ऊपर आपने ऑलिव ऑयल लगाया है और कब का लगा हुआ है, और कितना फल और कितना ऑयल आप प्रोड्यूस करते हैं हर साल? सर तकरीबन सारा ज़मीन 50 एकड़ है, उसमें 30 एकड़ पे मैंने प्लांटेशन जैतून की सर। स्टार्ट 11 से लिए, वहाँ उसी वक्त प्लांट नहीं मिल रहे थे सर। 2013 में जो इटालियन प्रोजेक्ट चला है, उसे हमें प्लांट मिल गया, उसी वक्त से मैं लगा रहा हूँ। इस साल 2024 में मेरे जो तेल निकला है वो 9300 लीटर मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया सर। 9300 लीटर आपने फरोख्त कर दिया है? जी सर, फरोख्त कर दिया सर। और कहाँ गया है आपका वो? सर इस्लामाबाद, कराची, पिंडी, कोयटा, यहाँ पे लोकल मार्केट है। और अपना प्लांट लगाया हुआ है आपने, या बाहर से कहीं उसको जाके करवाते हैं क्रश? नहीं, क्रश यहाँ गवर्नमेंट का एक प्लांट है, कोयटा भी RDC में है, और मुस्लिम बाग में एक वहाँ से जाके करवाते? जी सर, जी सर। तो कितना रेवेन्यू जनरेट किया है आपने इस साल का इस बाग से? सर करोड़ों की हिसाब से सर। माशाल्लाह, एक साल में? माशाल्लाह, एक साल में सर। अच्छा, तो इसके अलावा आपके बादाम के भी बाग है, बादाम की कितनी यहाँ पर पैदावार होती है? बिल्कुल, बादाम का भी यहाँ पे लोरालाई का बहुत मशहूर बादाम है सर। और इस साल, पिछले साल वो थोड़ा सा वो ख़राब हुआ है, इस साल बहुत अच्छा फल लगा हुआ है सर। काफ़ी फल भी बादाम का भी है सर, पूरे एरिया में बादाम बहुत अच्छा होता है सर। तो उससे आप कितना जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू? सर ओलिव की निस्बत कम जनरेट होता है, लेकिन बादाम भी वो खुशहाली के लिए मुशक्क़त कम है, ओलिव में भी उससे कम है, ये दोनों सेम टू सेम है सर। सेम टू सेम। अच्छा, बताइएगा कि कितनी एज है इनकी ऑलिव ऑयल के? ये जो जैतून के दरख्त नजर आ रहे हैं, कितने साल के बाद ये फल देना शुरू करते हैं, और क्या इनकी एहतियात क्या कुछ करनी पड़ती है? सर तकरीबन ये प्लांट जो आपके सामने है बाग, ये 2013 में मैंने लगा दिया सर। चौथा साल उसने प्रोडक्शन शुरू की है सर। तो साथ साथ इसमें हमने फॉर्म मेनोर हम डाल रहे 3 रेडी। उसको कटाई मेन चीज़ है, उसको पानी कम है, मुशक्क़त कम है, सदाबहार दरख्त है, हम उससे काफ़ी खुश है। यानी तराशते हैं? ज़रूर सर, वो किस मौसम में? सर यही फरवरी से स्टार्ट लेके
मार्च तक हम इसको प्रूनिंग कर रहे हैं सर। और इसके अलावा कलमकारी भी की हुई है आपने? तकरीबन 1 लाख मैंने इस साल कलम लगाया। पिछले साल जो मैंने नर्सरी तैयार की सर वो 26,000 मेरे साथ तैयार प्लांट है सर। अच्छा, वो तैयार प्लांट है, वो वो तैयार- अभी आप फरोख्त करेंगे? जी सर, वो हम फरोख्त कर रहे हैं सर। अच्छा, परसेंटेज क्या है ग्रो करने की इनकी? सर परसेंटेज में ऐसा ऐसा हमें तजुर्बात होती है और ज़राअत से बाकी वहाँ से ट्रेनिंग होते हैं सर। तकरीबन 50% है सर। 50% है? जी सर। अच्छा, तो इसके अलावा इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ऑलिव ऑयल के बारे में? सर ओलिव ऑयल बहुत ही बेहतरीन है पूरे एरिया के लिए, पूरे खिते के लिए। अभी धड़ाधड़ जिम्मेदार लगा रहा है सर, लोगों का शौक है। ये मेरे बाग रोड की ऊपर है सर। अच्छा, इस मट्टी को कोई खास खासियत हासिल है कि इसमें इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? सर खासियत तो बिल्कुल आब हवा को और मिट्टी को हासिल है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो मौसम है इसके लिए फिट है। यही मौसम थोड़ा ठंडा होता है? हाँ, ठंड तकरीबन सर्दियों में -3-4 पे होता है सर, और गर्मियों में 35 तक अबव नहीं जाता है सर। अभाव नहीं जाता। और ये बेस्ट इसके लिए है बहुत टेम्परेचर? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ग्रो भी बेहतरीन है, बीमारी भी इसमें नहीं लगता है सर, और प्रोडक्शन भी इसकी बहुत ही अच्छी होते हैं सर। मसलन हम पखवार में रहते हैं मरी के दूसरी साइड पर, तो वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पे ओलिव कल्चर बहुत तेज़ है। वहाँ पे ओलिव अचार, मरबा, इसी तरह वो लोग उसे काफ़ी पैसे बनाते हैं सर।